हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे सार्कोडाइन्स के बारे में। सार्कोडाइन्स किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, ये आप जानते हैं। सार्कोडाइन्स को प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। सार्कोडाइन्स एक ग्रुप है जिसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी की खासियत होती है सूडोपोडिया का होना, यानी कि जितने भी सार्कोडाइन्स के मेंबर्स होंगे उन सभी के पास आपको मिलेंगे सूडोपोडिया। इसका मेन एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, अमीबा होता है। अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करता है और अपना फूड ऑब्टेन करता है। इसी तरह से सार्कोडाइन्स की कैटेगरी के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ेंगे सभी के पास सूडोपोडिया होंगे और सूडोपोडिया की जो टाइप्स होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। तो आज के वीडियो लेसन में हम सार्कोडाइन्स के जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे जो सार्कोडाइन्स की कैटेगरी के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, फोरामिनिफेरेंस के बारे में, रेडियोलेरियंस के बारे में और हीलियोजोन्स के बारे में। तो आज का वीडियो लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सार्कोडाइन्स का ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं सार्कोडाइन्स के बारे में। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि अभी तक हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो कैटेगरी है किंगडम प्रोटिस्टा की उसको पढ़ना स्टार्ट किया था कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर से। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने जू फ्लैजिलेट्स को पढ़ा था। जू फ्लैजिलेट्स के अंदर हमने सारे के सारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड कैटेगरी जो होती है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की वो होती है सार्कोडाइन्स की। सार्कोडाइन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सार्कोडाइन्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे अमीबोइड प्रोटोजोन कहे जाते हैं, यानी कि वो अमीबा की तरह के होते हैं, उनके पास सूडोपोडिया होते हैं। इसके बाद में यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे सीलेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार्कोडाइन्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम सार्कोडाइन्स के कुछ जनरल फीचर्स पढ़ेंगे और फिर हम इसके अंदर रखे गए कुछ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। सार्कोडाइन्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि आपको याद रखना है वो होता है प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, यानी सूडोपोडिया की जो प्रेजेंस होती है इनके अंदर वो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब भी आपके सामने सार्कोडाइन नाम आए तो आपको सीधा समझ जाना है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सूडोपोडिया होते हैं। अब सूडोपोडिया क्या होते हैं? सूडोपोडिया के अंदर दो वर्ड्स यहाँ पर है। सूडो मीन्स होता है फॉल्स यानी कि झूठे, पोडिया मीन्स होता है पैर, यानी कि ये इस ऑर्गेनिजम्स के ऐसे पैर हैं जो कि झूठे हैं, यानी कि इनकी जो पोजीशन होती है वो कोई परमानेंट नहीं होती है, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर हिस्से से जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है और वो जो प्रोटोप्लाज्म है एक्सटेंड होकर के वो सूडोपोडिया की शेप ले लेता है या सूडोपोडिया की तरह से काम करना शुरू कर देता है। सूडोपोडिया का जो मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन में हेल्प करना और दूसरा फंक्शन होता है इसका फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करना, यानी कि ये मदद करेगा एक सार्कोडाइन की एक जगह से दूसरी जगह जाने में और अपना फूड कैप्चर करने में। सार्कोडाइन्स का जो फूड होता है मेनली बैक्टीरिया, एल्गल फिलामेंट्स वगैरह होते हैं। 4 टाइप के सूडोपोडिया हमने पढ़े थे जब हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स के बारे में। वहां पर 4 टाइप्स आपने पढ़े थे। चारों टाइप्स यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले टाइप होते हैं लोबोपोडिया, दूसरी टाइप होते हैं फिलोपोडिया, थर्ड टाइप इज एक्सोपोडिया एंड फोर्थ टाइप इज रेटिकुलोपोडिया। इनको मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा फास्ट हम इनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी के सूडोपोडिया होते हैं यानी कि जो लोबोपोडिया होते हैं वो लोब की तरह से होते हैं, यानी कि जो इनके एंड्स होंगे, जो इनके किनारे होंगे वो राउंडेड होंगे, नुकीले बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल राउंडेड होंगे, ब्रॉड होंगे। इस तरह के जो सूडोपोडिया मिलते हैं जिनको हम लोबोपोडिया कहते हैं वो मिलते हैं अमीबा के अंदर। यानी कि अब से आपको ये याद रखना है कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया भी मिलते हैं और जो सूडोपोडिया अमीबा के अंदर मिलते हैं उनकी जो टाइप होती है वो होती है लोबोपोडिया। सेकंड टाइप ऑफ जो सूडोपोडिया होते हैं उनको बोला जाता है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया के एफ से आपको याद रखना है ये फाइन होते हैं यानी कि बहुत ही पतले होते हैं।
थ्रेड की तरह से होते हैं, यानी धागे की तरह से होते हैं, लेकिन ये भी नुकीले नहीं होते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं वो भी राउंडेड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फिलोपोडिया है, इसके जो एंड्स हैं वो नुकीले नहीं है, धागे की तरह से ये हैं, पतले हैं, लेकिन एंड्स इसके राउंडेड है। इसका एग्जाम्पल होता है युगलीफा। युगलीफा के अंदर जो सूडोपोडिया होंगे वो होंगे फिलोपोडिया टाइप के। फोर्थ कैटेगरी आती है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया के अंदर आने वाले जो सूडोपोडिया होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही नुकीली होती है, शार्प वो होते हैं, और शार्प होने के साथ साथ वो हार्ड भी होते हैं। इनके अंदर जो हार्डनेस आती है, यानी कि जो स्टिफनेस आती है, उसके पीछे कारण होता है इसका जो सूडोपोडिया होता है, इसके अंदर इसके सेंट्रल में एक एक्जेल फिलामेंट प्रेजेंट होता है। यानी कि ये एक एक्सोपोडिया हो गया, ये नुकीला है, इसका जो एंड है वो शार्प है, और इसके बीच में यहाँ पर एक एक्जेल फिलामेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है एक्टिनोफिर्स, ये आपको याद रखना है। फोर्थ कैटेगरी जो होती है सूडोपोडिया की वो होती है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया का मतलब होता है कि ये वो सूडोपोडिया होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती है। इस तरह से आपको एक सूडोपोडिया की स्ट्रक्चर मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे एक रेटिकुलोपोडिया का एग्जाम्पल यहाँ पर इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। इसमें भी जो सूडोपोडिया होते हैं वो ब्रांच होते हैं और नेटवर्क की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल होता है ग्लोबिस-ज़ाइरिना। तो ये चारों के चारों टाइप के सूडोपोडिया आप पढ़ेंगे सार्कोडाइन्स में। जब हम सार्कोडाइन्स की आज के वीडियो लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो इन अलग अलग टाइप के सूडोपोडिया का जिक्र आपके सामने होगा। तब जब नाम आए तो आप समझ जाइएगा कि ये किस टाइप का सूडोपोडिया है। वहां पर जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी मैं आपको इनको याद दिलाता रहूंगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ और फीचर्स सार्कोडाइन्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर मेंबर्स आपको मिलेंगे फ्री लिविंग फॉर्म में, यानी कि ये अकेले रहेंगे, अपना सारा का सारा फंक्शन ये अकेले कर सकते हैं। इसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स पानी में मिलेंगे आपको। पानी या तो फ्रेश वाटर होगा, यानी पोन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स का होगा, या फिर मरीन होगा, यानी समुद्र के पानी में भी ये मिलते हैं। सार्कोडाइन्स के कुछ मेंबर्स आपको फ्री लिविंग फॉर्म में फ्रेश वाटर में, पॉन्ड वाटर में मिलेंगे, और कुछ मेंबर्स आपको मरीन मिलेंगे। बहुत ही कम मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डैम्प सोइल यानी गीली मिट्टी में भी रह सकते हैं। कुछ फॉर्म्स इनकी पैरासाइटिक भी होती हैं, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि ज़्यादातर जो सार्कोडाइन्स होंगे वो फ्रेश वाटर होंगे या फिर मरीन होंगे। इनकी जो बॉडी होती है, उसकी जो वॉल होती है, उसकी आउटर जो वॉल होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा में सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगी इट इज कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। कुछ सार्कोडाइन्स का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जिनके पास शेल होता है कैल्शियम या सिलिका का बना हुआ, उनके बारे में भी आज के वीडियो लेसन में ही हम पढ़ेंगे। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक, यानी कि अपने फूड पार्टिकल को ये एज ए होल ऑब्टेन करते हैं। हीटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। ज़्यादातर जो सार्कोडाइन्स के मेंबर्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सार्कोडाइन्स के पास आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी मिल सकता है। जैसे आज के वीडियो लेसन में आप पढ़ेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट के बारे में। उसके सिस्ट की एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें उसके पास 4 न्यूक्लियस होंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इनके न्यूक्लियस होते हैं या न्यूक्लियाई होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो न्यूक्लियाई होंगे उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी ही होगी। इसी वजह से उनको मोनोमॉर्फिक भी कहा जाता है। आगे के वीडियो लेक्चर में जब आप सीलिएट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगा पैरामीशियम का। उसके पास भी 2 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उनकी जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जितने भी अमीबोइड, प्रोटोजोन्स हैं या सार्कोडाइन्स हैं, इनके पास अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो भी उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी ही होगी। ये बात आपको समझनी है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सार्कोडाइन्स के अंदर मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन होता है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है सेल, और वे 2 हिस्से अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मल्टीपल फिशन भी होता है, कुछ कंडीशंस में बडिंग भी मिलती है। अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है तो वो होता है सिनगेमी से, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो होता है सिनगेमी। सिनगेमी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। सार्कोडाइन्स के जो एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अमीबा, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे एंटमीबा, थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे रेडियोलेरियंस का, फोर्थ फोरामिनिफेरेंस एंड फिफ्थ वंस आर हीलियोजोन्स। इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप्स है उनके बारे में आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीबा प्रोटियस के बारे में।
अमीबा के जनरल फीचर्स पहले हम पढ़ते हैं। अमीबा प्रोटिस्ट जो होता है ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, आपको ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेगा। इसको प्रोटोजोन प्रोटिस्ट तो हम कहते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। इसके बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ये जनरली ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। फ्रेश वाटर में मिलेगा, वाटर की बॉटम पर, किसी पूल में भी आपको ये मिल सकता है, या स्ट्रीम यानी रिवर्स वगैरह में ये आपको मिलेगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रेजेंस के लिए बहुत सारा वेजिटेशन वहाँ पर होना चाहिए, डेड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन, ऐसा पॉन्ड, ऐसी लेक जहाँ पर बहुत सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारा वहाँ पर वेजिटेशन है और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपको अमीबा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि अमीबा का जो फूड होता है वो बैक्टीरिया ही होता है, मेनली ये बैक्टीरिया को खाता है और छोटे छोटे जो एल्गल फिलामेंट्स हैं उनको भी ये खाता है। तो जहाँ पर इसका फूड मिलेगा वहाँ पर ही अमीबा आपको मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस होनी अमीबा की प्रेजेंस के लिए जरूरी है। अमीबा की जो बॉडी होती है उसकी शेप होती है इर्रेगुलर या एसिमेट्रिकल। इर्रेगुलर या एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इसकी कोई फिक्स बॉडी शेप नहीं होती है। ये सूडोपोडिया की हेल्प से कंटिन्यूसली अपनी बॉडी की शेप को चेंज करता रहता है। एक जगह इसके सूडोपोडिया बनते हैं, थोड़ी देर में वहां से वो गायब हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह सूडोपोडिया बन जाते हैं। तो इस वजह से इसकी शेप जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अपने सूडोपोडिया की हेल्प से अपनी शेप को ये चेंज करता रहता है। इसी वजह से इसकी शेप को हम इर्रेगुलर कहते हैं। सूडोपोडिया का टाइप लोबोपोडिया होता है अमीबा के अंदर, ये आपने पढ़ लिया है। इसके बाद में अगर हम समझें अमीबा के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, तो ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ओस्मो रेगुलेशन, ये दो टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा जब होली का फेस्टिवल आता है तो बहुत ही पतले पतले से गुब्बारे होते हैं बच्चों के पास में, जिसमें वो पानी भर लेते हैं और दूसरे बच्चों के ऊपर मारते हैं। कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं अमीबा की सेल के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है अमीबा के अंदर वो सारा का सारा इकट्ठा होता रहता है। और जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भर जाती है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ये घूमती घूमती अमीबा का जो प्लाज्मा लेमा होती है उसके पास पहुंच जाती है और जितना भी एक्सेसिव वाटर इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर रिलीज कर देती है। तो इस तरह से ये वाटर बैलेंस में हेल्प करती है। इसी प्रोसेस को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब आपको ये समझ लेना है कि ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत अमीबा को क्यों पड़ती है। अमीबा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो पानी होता है उसकी जो सैलाइनिटी होती है या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा। यानी कि अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा डेंस होता है और जो बाहर का जो वाटर होता है वो इतना डेंस नहीं होता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो अमीबा की सेल है उसके अंदर वाटर की अमाउंट कम होती है, वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है और अमीबा की सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अमीबा है और ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। इसके अंदर भी वाटर है और बाहर भी वाटर प्रेजेंट है। तो जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हाई है बाहर और वाटर का कंसंट्रेशन लो है अमीबा की सेल के अंदर। अब इस वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इसी वजह से जो पानी है इसकी सेल के अंदर इकट्ठा होता रहता है और ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी सेल फट सकती है। इस वजह से जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने अंदर इकट्ठा करती रहती है और बहुत सारा वाटर इकट्ठा होने के बाद में ये वाटर को बाहर रिलीज कर देती है। तो ये प्रोसेस है ओस्मो रेगुलेशन का अमीबा के अंदर, जिसमें हेल्प करती है इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मुझे उम्मीद है कि ये ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस आप समझ गए होंगे और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन भी आप समझ गए होंगे। अगर अमीबा की स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो जो इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया इसको सराउंड करके रहती है। ये एक खासियत होती है अमीबा की सेल की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जो अमीबा का साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जो उसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं और जो उसका इनर साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
ये डेंस सा जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ये है एक्टोप्लाज्म, और जो उसके सेंट्रल में साइटोप्लाज्म है ये है एंडोप्लाज्म। जो बाहर की लेयर होती है साइटोप्लाज्म की वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है इसका वो कम गाढ़ा होता है और इसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है अमीबा प्रोटिस्ट की, कि इसका जो एंडोप्लाज्म है वो दो स्टेट्स में आपको मिल सकता है, ईदर इट विल बी इन प्लाज्मा जेल फॉर्म और इट विल बी इन प्लाज्मा सोल फॉर्म। तो प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल स्टेट्स क्या हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि कोई कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, तो वो आपको दो स्टेट्स में मिल सकता है, या तो आपको सोल स्टेट में मिलेगा या फिर वो आपको जेल स्टेट में मिलेगा। सोल का मतलब है यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं वाटर एक लिक्विड है, तो लिक्विड जैसी स्टेट होगी तो उसको हम बोलेंगे सोल स्टेट, और सेमी सॉलिड स्टेट होगी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जेल की तरह की, तो हम बोलेंगे उसको जेल स्टेट। तो इस तरह से जो जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो या तो सोल स्टेट में मिलते हैं या फिर जेल स्टेट में मिलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है एक प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, जो कि एक सेल के अंदर मिलता है। तो सेल के अंदर मिलने वाला जो साइटोप्लाज्म है या तो वो आपको सोल स्टेट में मिलेगा या फिर वो आपको जेल स्टेट में मिलेगा। लेकिन अमीबा प्रोटिस्ट की ये बहुत ही खास फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो चेंज हो सकता है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेट्स में वो अपने आप को बदल सकता है। वो सोलेशन और जेलेशन दोनों के दोनों प्रोसेस के थ्रू गुजर सकता है, यानी कि वो कुछ टाइम सोल फॉर्म में आपको दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद वो जेल फॉर्म में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये एक फिनोमेना होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल स्टेट ऑफ एंडोप्लाज्म इन अमीबा प्रोटियस। यानी कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है उसके हम दो पार्ट्स पढ़े। आउटर जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने पढ़ा कि एक्टोप्लाज्म होता है, और जो बीच वाला प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्म होता है। जो इसका एंडोप्लाज्म है वो दो स्टेट्स में चेंज होता रहता है, कभी वो आपको सोल स्टेट में मिलेगा, कभी वो आपको जेल स्टेट में मिलेगा। तो इन दोनों की दोनों स्टेट्स में इसका जो चेंज है वो रिवर्सिबल होता है, वे एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आ चुका है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये आ चुका है कि ये जो चेंज होता है सोल से जेल स्टेट में, ये किस टाइप का चेंज होता है, ये फिजिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं और फिजिकल चेंज भी हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो इसको बोला जाएगा फिजिको बायोकेमिकल फिनोमेना। तो ये आपको याद रखना है, द चेंज इन द एंडोप्लाज्म ऑफ अमीबा प्रोटियस into soul and gel state is a फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट का, खासकर अमीबा के एंडोप्लाज्म का, कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो स्टेट्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, ये आप पढ़ चुके हैं कि अमीबा की जो बॉडी होती है वो प्लाज्मा लेमा से कवर्ड रहती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेंटर में इसके एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अलावा इसके पास बहुत सारी फूड वैक्यूल्स होती हैं जिनमें अपने ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ साथ इसके पास सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक होता है, अपना जो फूड होता है उसको ये पूरी अच्छी तरह से भक्षण उसका करता है। इसी वजह से इसके जो प्रोसेस है फूड ऑब्टेन का, इसको बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर अपने फूड पार्टिकल्स को एज ए होल ये कंज्यूम कर लेता है। इस इमेज में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक अमीबा है जिसने यहाँ पर कुछ पैरामीशियम वगैरह को कंज्यूम कर लिया है, अपने सूडोपोडिया अपने फूड के चारों तरफ फैला दिए हैं। तो इस तरह से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक इन अमीबा प्रोटिस। अमीबा का जो फूड होता है वो आपको याद रखना है, अमीबा छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्गल फिलामेंट्स यूनिसेलुलर एल्गी को खाता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को खाता है, कुछ सीलिएट्स जैसे कि पैरामीशियम वगैरह होते हैं उनको भी ये कंज्यूम कर लेता है। यानी कि इससे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिस पे इनका बस चलेगा, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी को ये बड़ी आसानी से खा लेता है। उनको ईट करने के बाद में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसकी सेल के अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स होते हैं जिनको फूड वैक्यूल बोला जाता है, उनके अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं। जैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स जाते हैं
सपोज यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया आ गया, इस बैक्टीरिया को उसने एनगल्फ कर लिया और ये अंदर चला गया। अब इसके चारों तरफ यहाँ पर फूड वैक्यूल इसको घेर लेगी। फूड वैक्यूल के अंदर जैसे ही एक फूड पार्टिकल जाता है, यहाँ पर लाइसोसोम्स आते हैं जो कि लाइसोजाइम्स रिलीज करते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इसका डाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। एक फूड वैक्यूल के अंदर सबसे पहले एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं जो एसिड की तरह से काम करते हैं फूड मटेरियल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने में। उसके बाद में उसके अंदर एल्केलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का अमीबा प्रोटियस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अमीबा प्रोटियस के अंदर लोकोमोशन, जो कि आप जानते हैं अमीबा लोकोमोट करता है या मूवमेंट करता है सूडोपोडिया की हेल्प से। इसके जो सूडोपोडिया होते हैं वो लोबोपोडिया उनको कहा जाता है। फिंगर की तरह से होते हैं, ब्रॉड होते हैं यानी कि चौड़े होते हैं, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, ब्लंट होते हैं यानी कि इनके जो किनारे होते हैं वो नुकीले नहीं होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं। और एक इनकी खास बात होती है कि टेम्परेरी होते हैं, यानी कि समय समय पर ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं उनको प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के एक्सटेंड होने से ही ये बनते हैं। इनका काम होता है मूवमेंट कराना और फूड कैप्चर में हेल्प करना। अब सूडोपोडिया जिस डायरेक्शन में इसको फूड ऑब्टेन हो रहा होता है, जिस डायरेक्शन में इसका फूड पार्टिकल होता है, उसी डायरेक्शन में सूडोपोडिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है और यहाँ पर एक अमीबा है, अमीबा ने देखा कि सामने बैक्टीरिया है तो इसके सूडोपोडिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से इसके सूडोपोडिया बन जाते हैं। और इन सूडोपोडिया की हेल्प से ये चारों तरफ से घेर लेता है अपने फूड पार्टिकल को, यानी बैक्टीरिया को, और उसको कंज्यूम कर लेता है। सूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा मूवमेंट करता है और इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, यानी अमीबा की तरह से मूव करना। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सेम इसी तरह से मूव करते हैं। उन सभी की मूवमेंट को नोटिफाई करने के लिए या बोलने के लिए, बताने के लिए हम टर्म यूज करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ऑस्मोरेगुलेशन आपने समझ लिया है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस को कंट्रोल करना। वाटर को कंट्रोल करने के लिए इसके पास एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ये वाटर को कंट्रोल कर लेता है, वाटर को अच्छी तरह से बैलेंस करके रखता है। एक जो फ्रेश वाटर अमीबा होता है जो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के अंदर मिलता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। अगर आप एक अमीबा को मैरीन वाटर में रख दें तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाती है, और फिर से अगर आप उसको फ्रेश वाटर में लेकर आएँ तो उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर हो जाती है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रेगुलेशन करती है वाटर का, और वो टाइम टाइम पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती रहती है। डिस्टिल वाटर में ये बहुत ही स्पीड से, तेजी से काम करती है, और साल्ट वाटर में ये डिसअपियर हो जाती है। तो ये खास बात होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है और मल्टीपल फिशन भी ये कर सकता है, यानी या तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा या फिर बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होकर के भी ये नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में इसके अंदर सिस्ट भी बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा प्रोटियस में आज तक नहीं देखा गया है। तो ये हो गया अमीबा प्रोटियस। अब हम पढ़ते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। अमीबा के बारे में आपने पढ़ लिया है और आपने ये भी समझ लिया है कि अमीबा जो है फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है और हमें किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। ये अमीबा का छोटा भाई होता है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक होता है। ये कई बीमारियां हमारे अंदर कर सकता है। ये पैरासाइट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये रहता है पैरासाइट की तरह से। हमारी सेल्स के अंदर ये रहेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनको एज ए फूड इस्तेमाल करेगा और बदले में बीमारियां भी देके जाएगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहता कहाँ है? ये रहता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इस लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहता है। ये वाली जो इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, वहाँ पर ये रहता है। जो बीमारी ये करता है उसको बोलते हैं अमीबिक डाइसेंट्री या अमीबिएसिस। तो ये बीमारी डाइसेंट्री ये करता है, बहुत ही खतरनाक है। अब इसके फीचर्स अगर हम देखें तो सबसे पहली खासियत ये होती है इसके पास एक ही सूडोपोडियम होता है, यानी सूडोपोडिया प्लूरल है। बहुत सारे सूडोपोडिया बन रहे थे अमीबा के अंदर, इसलिए हम उनको सूडोपोडिया बोल रहे थे। यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर इस तरह की दिख रही है तो उसका सिंगुलर टर्म हम यूज कर रहे हैं सूडोपोडियम। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के पास सिर्फ आपको एक ही सूडोपोडियम मिलेगा जिसको सूडोपोड भी कहा जाता है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ही सूडोपोड है,
ये वाला, तो एक ही ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, इसी की हेल्प से ये मूव करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके पास नहीं होती है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों नहीं होते ये आप समझ गए होंगे। हमारे ब्लड में ये रहता है और ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ब्लड सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसकी सेल के कॉन्सेंट्रेशन के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी आइसोटोनिक होता है। अब उसके अंदर कोई भी फ्लो नहीं होगा, ना इसके अंदर कोई चीज मूव करेगी, ना इसके अंदर वाटर मूव करेगा, ना इससे ब्लड के अंदर वाटर मूव करेगा। तो बिल्कुल आइसोटोनिक सिचुएशन क्रिएटेड रहती है इसके लिए, तो इस वजह से इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर समझ लिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। पहली चीज इसके पास एक सूडोपोडिया होता है, दूसरी चीज इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। अमीबोइड लोकोमोशन ये करता है, अपने एक सूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव करता रहता है। इसका जो सूडोपोडिया होता है वो भी लोबोपोडियम टाइप का ही होता है, यानी कि इसके जो किनारे होते हैं वो ब्लंट होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं। अब और इसके फीचर्स की बात करें तो इसके पास एक न्यूक्लियस होता है जो वेसिकल की फॉर्म में होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके पास एक न्यूक्लियस है। इसके साथ साथ बहुत सारी फूड वैक्यूल्स इसकी सेल में आप देखेंगे। इसकी फूड वैक्यूल में आप एक इंजेस्टेड आरबीसी को भी देख रहे हैं, यानी हमारी जो आरबीसीज होती है उनको ये इंजेस्ट करता है, उनको खाता है, हमारे ब्लड में ये रहता है। इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर रहती है, कंटिन्यूसली अपने सूडोपोडिया की हेल्प से ये अपने आप को मूव करता है, इधर उधर भागता रहता है। इसका भी जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएटेड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में, बिल्कुल अमीबा की तरह से ही। बाहर की तरफ इसमें एक डेंस लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, और सेंटर में इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा कम डेंस होता है, उसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। अब कुछ टर्म्स मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एंट अमीबा से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम इसका जो इन्फेक्शन का प्रोसेस है वो पढ़ेंगे, उसमें ये टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज हम समझते हैं सिस्ट क्या होता है। सिस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए सुरक्षित कर लेता है। यानी कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसने अपने चारों तरफ एक टफ कवरिंग बना ली, इस टफ कवरिंग की हेल्प से ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा लेगा। तो ये जो स्टेट होती है किसी भी पैथोजन की, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट का जो बनने का प्रोसेस है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। यानी कि अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसने अपने आप को एनसिस्ट कर लिया है, यानी सिस्ट की फॉर्म में अपने आप को रख लिया है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर जो छिपा हुआ है ये सिस्ट को ब्रेक कर देगा, यानी ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाएगा और जो इसका सिस्ट है ये पीछे रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सिस्टेशन। तो ये दो टर्म आपको याद रखने, एनसिस्टमेंट यानी सिस्ट का बनना, एक्सिस्टेशन यानी सिस्ट का ब्रेकडाउन होना। नेक्स्ट टर्म इससे रिलेटेड जो आप पढ़ेंगे एंट अमीबा से रिलेटेड, सबसे पहले ये होगी कि ये दो फॉर्म्स में आपको दिखाई देता है। पहली फॉर्म हम इसकी बोलते हैं मैग्ना और इसकी दूसरी फॉर्म को हम बोलते हैं माइन्यूटा। अभी जो डायग्राम हमने पढ़ा, ये वाला जो डायग्राम आपने अभी पढ़ा था जिसमें आपने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उस स्टेज को हम बोलते हैं मैग्ना, यानी ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, इस स्टेज को हम बोलेंगे मैग्ना। लेकिन दूसरी स्टेज में भी ये मिलता है जिसको हम बोलते हैं माइन्यूटा। माइन्यूटा जो होती है ये इसकी नॉन पैथोजेनिक स्टेट होती है। इस स्टेट में ये अपने आप को सिस्ट की फॉर्म में रखता है। यहाँ पर जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये वाली इमेज नंबर 2, ये है इसकी माइन्यूटा फॉर्म। माइन्यूटा फॉर्म में ये आपको अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना करके दिखाई दे रहा है। इस स्टेज में आपको इसके पास 4 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, यानी इन माइन्यूटा फॉर्म एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रा न्यूक्लिएटेड, यानी इस स्टेज में इसके पास 4 न्यूक्लियस होंगे और साथ में कुछ क्रोमेटेड बॉडीज भी होंगी। यहाँ पर आप बॉडीज देख रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं स्पिंडल की शेप की, इनको बोलते हैं क्रोमेटेड बॉडीज। क्रोमेटेड बॉडीज के अंदर आरएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स रहती है। तो ये कुछ टर्म्स थे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जो आप समझ गए होंगे। मैग्ना इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, माइन्यूटा इसकी नॉन पैथोजेनिक स्टेज है। जब अपने आप को इसे अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाना है तो ये माइन्यूटा फॉर्म में आ जाता है। माइन्यूटा फॉर्म का मतलब है ये सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। सिस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास 4 न्यूक्लियस है, वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेट में है। इसके साथ इसके पास क्रोमेटेड बॉडीज भी होते हैं। तो ये कुछ टर्म हो गए। अब हम देखते हैं ये कैसे इन्फेक्शन करता है, कैसे हमारे अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे इतनी भयंकर बीमारी हमें हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो इसकी नॉन इन्फेक्टिव या नॉन पैथोजेनिक स्टेट है दैट इज टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये आप देख रहे हैं इमेज नंबर 1 में।
इसका इन्फेक्शन हमें होता है। इसका इन्फेक्शन हमें ऐसे होता है कि ये जो इसके सिस्ट होते हैं ये वाटर में, सोइल के अंदर या फीसिस के अंदर, यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर इन सिस्ट के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, या तो उन सिस्ट को आप छू लेते हैं, या कोई कारण ऐसा बन जाता है कि वो सिस्ट आप स्वेलो कर लेते हैं, यानी आपके फूड के अंदर वो सिस्ट चले जाते हैं, तो ये सिस्ट जो है आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। और इस सिस्ट के थ्रू, और ये सिस्ट आपके फूड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कि जब आपने एंटमीबा हिस्टोलिटिका के टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट को स्वेलो कर लिया है, यानी खा लिया है, उससे आपका फूड कंटामिनेटेड है, आपने इस तरह का पानी पी लिया है जिसके अंदर सिस्ट थे, तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे इसका इन्फेक्शन होता है तो इसके अंदर से सिस्ट का ब्रेकडाउन होता है, यानी एक्सेस्टेशन इसका हो जाता है, और यहाँ से ट्रोफोजोइड्स रिलीज होते हैं जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और ये सीधा पहुंच जाते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के क्या करते हैं, ये डिवीजन करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, बाइनरी फिक्शन इनका होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के ही ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि सारा खेल ये अपना, सारा कार्यक्रम अपना स्टार्ट करते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की जो आरबीसीज है, यानी इंटेस्टाइनल जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यानी कि ये आपकी इंटेस्टाइन हो गई। इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज हैं जिनके अंदर ब्लड आ रहा है, उस ब्लड को एज ए फूड ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उन आरबीसीज को खाना ये स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे उन आरबीसीज को एज ए फूड ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ एंजाइम से सेक्रेट करते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम है जिसका नाम है हिस्टोलाइसिन। हिस्टोलाइसिन को आपको याद रखना है। हिस्टोलाइसिन एंजाइम ये सेक्रेट कर देते हैं। हिस्टोलाइसिन एंजाइम सेक्रेट होने की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन है वो स्टिमुलेट हो जाती है और उससे म्यूकस यानी वाटरी सब्सटेंस रिलीज होना शुरू हो जाता है, उससे ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है। रिपीटेड मोशन होता है, यानी आपको बार बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। आपका जो फीसिस है उसके अंदर आपको ब्लड भी आ सकता है। तो ये सिम्टम्स एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्रिएट करता है। सीवियर इन्फेक्शन अगर आपकी आंतों में इसका हो जाता है तो उससे अल्सर भी हो सकते हैं। अल्सर का मतलब आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वहीं से कट जाएगी जहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका जो इन्फेक्शन है वो हमने समझ लिया है। इन्फेक्शन का प्रोसेस एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले क्या होगा, आपने एक ऐसा फूड खा लिया जो पहले से कंटामिनेटेड है। उस कंटामिनेटेड फूड के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट प्रेजेंट है, यानी माइन्यूटा फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपके फूड की हेल्प से होता हुआ आपके स्टमक में जाता है और स्टमक में जाकर पहुंच जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते इसका एक्सेस्टेशन होता है, यानी सिस्ट की जो फॉर्मेशन होते हैं, सिस्ट इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे ट्रोफोजोइड्स रिलीज हो जाते हैं। ये जो ट्रोफोजोइड्स हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बाइनरी फिशन से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं इनकी नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लार्ज नंबर्स में ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर आने वाला जो ब्लड है उसको एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। एज ए फूड उसको इस्तेमाल करके हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर हिस्टोलाइसिन एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जिससे हमारी इंटेस्टाइन जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो म्यूकस रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, उससे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। रिपीटेड पेन होता है, कंटिन्यूसली दर्द होना स्टार्ट होता है पेट के अंदर और बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं इसके इन्फेक्शन से होते हैं। अब ये इन्फेक्शन होने के बाद में ये जो ट्रोफोजोइड्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये तो पहला स्टेप है, या तो ये हमारे इंटेस्टाइन को ऐसे नुकसान पहुंचाते रहेंगे, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है तो ये जो ट्रोफोजोइड्स हैं ये उसकी जो फीसिस है उसके थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है एक ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू, फीसिस के थ्रू ये जो ट्रोफोजोइड्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। जैसे ये बाहर रिलीज होते हैं ये फिर से अपनी सिस्ट की फॉर्मेशन में आ जाते हैं और सिस्ट की फॉर्मेशन में रह करके ये बाहर के एनवायरनमेंट में डोरमेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं, यानी बहुत टाइम तक ये बाहर की सोयल में, वाटर में, फीसिस में ही पड़े रहते हैं और वहाँ से ये किसी दूसरे इंडिविजुअल को फिर से इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो आपने पढ़ लिया है, बाइनरी फिशन। इसके साथ में आपने पढ़ लिया है कि इसके अंदर टेट्रा न्यूक्लिएटेड
सिस्ट की फॉर्मेशन भी होती है। तो सिस्ट की फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, अमीबा के अंदर की कुछ अमीबोइड ऑर्गेनिजम्स सिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो आपके सामने है। आपने सिस्ट की फॉर्मेशन एंटमीबा हिस्टोलिटिका में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं रेडियोलेरियंस के बारे में। रेडियोलेरियंस जो होते हैं वो बहुत ही जायंट सार्कोडाइंस होते हैं, यानी इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज के ये होते हैं, कई सेंटीमीटर्स में इनका डायमीटर होता है। रेडियोलेरियंस को याद रखने के लिए आप रेडियो को समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक रेडियो आ रहा होगा, एक रेडियो से एक एंटीना भी निकला रहता है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर इनके पास भी होती है। इनके पास बिल्कुल हेड पर, बिल्कुल टॉप पर एक निडल की तरह का सूडोपोडिया होता है, जो कि एक्सोपोडिया या फिलोपोडिया टाइप का हो सकता है। अब ये जो निडल की तरह का सूडोपोडिया है, जिस तरह से एक रेडियो के अंदर एंटीना होता है, इसी तरह से इसके अंदर भी ये सूडोपोडिया होता है। रेडियोलेरियंस एक बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे इसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में इसके सेंट्रल में एक कैप्सूल होता है और उसके बाहर इसका स्केलेटन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कैप्सूलेटेड सी स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पर पोरस है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स भी हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कैप्सूल बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर के बाहर चारों तरफ आपको एक स्केलेटन दिखाई दे रहा है। ये जो स्केलेटन है ये सिलिका का बना हुआ होता है। अब इसका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर साइटोप्लाज्म, यानी यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है इट इज इंट्रा कैप्सुलर, और जो कैप्सूल से बाहर है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो ये बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म होगा ये हो गया एक्स्ट्रा कैप्सुलर, और जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है इट इज कॉल्ड इंट्रा कैप्सुलर। तो इस तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। जो इंट्रा कैप्सुलर साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर इसके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन की हेल्प से ही होता है। ये हो गए रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। ये बड़े साइज के जायंट सार्कोडाइंस होते हैं, इनके पास भी सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया का जो टाइप होता है वो एक्सोपोडिया होता है। एक्सोपोडिया जो होता है वो निडल की तरह का होता है और बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देता है जैसे आपको एक रेडियो के ऊपर एंटीना दिखाई देता है। इसी वजह से इनका नाम है रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे इसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है फोरामिनीफेरेंस की। फोरामिनीफेरेंस जो होते हैं ये सारे के सारे मरीन या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ज़्यादातर ये बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, यानी कि या पानी में मिलेंगे, समुद्र के पानी में, या साधारण पानी में मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे बॉटम पे, बिल्कुल नीचे, और इनकी जो सेल होती है उसके चारों तरफ आपको एक शेल भी मिलेगा, परफोरेटेड शेल आपको मिलेगा। जब हमने अमीबा को स्टार्ट किया तब भी हमने ये पढ़ा था कि जो आउटर लेयर होते हैं या तो उसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, और कुछ सार्कोडाइंस के अंदर जो आउटर लेयर होते हैं उसमें शेल भी मिलता है। तो फोरामिनीफेरेंस के पास आपको शेल मिलेगा, और इनके पास जो सूडोपोडिया होंगे वो रेटिकुलोपोडिया होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके सूडोपोडिया में एक भयंकर रूप से ब्रांचिंग आपको दिखाई देगी। रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर आपको बाइनरी फिशन से मिलेगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिनगेमी आपको मिलेगी। इसके एग्जाम्पल है एल्फीडियम एंड ग्लोबिजेरिना। तो फोरामिनीफेरेंस से आप ये याद रखेंगे कि जो फोरामिनीफेरेंस हैं वो इस टाइप के सार्कोडाइंस हैं जिनके पास परफोरेटेड सेल मिलेगा आपको, यानी कि इनके चारों तरफ आपको एक शेल मिलेगा, एक खोल मिलेगा, एक कवर मिलेगा सेल के बाहर, जो कि होगा परफोरेटेड, छोटे छोटे छेद उसमें होंगे। ज़्यादातर ये आपको बॉटम पे मिलेंगे। फ्रेश वाटर में भी ये रह सकते हैं, मैरीन वाटर में भी ये रह सकते हैं। इनके जो सूडोपोडिया होंगे वो रेटिकुलोपोडिया होंगे। तो फोरामिनीफेरेंस का नाम याद आते ही आपको समझ जाना होगा कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास रेटिकुलोपोडिया या ब्रांच्ड सूडोपोडिया होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हीलियोजोन्स की। हीलियोजोन्स इनमें सबसे आसान है। हीलियोजोन्स की जो स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल ऐसे आपको दिखाई देंगे जैसे कि उगता सूरज दिखाई देता है। इसी वजह से इनको पहले सन एनिमैल्क्यूल्स भी कहा जाता है। हीलियोजोन्स जो होते हैं ये स्फेरिकल प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं, यानी ये बिल्कुल गोल होते हैं। ज़्यादातर जो हीलियोजोन्स होते हैं वो आपको शेल्ड मिलेंगे, लेकिन कुछ हीलियोजोन्स शेल्ड नहीं मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है एक्टिनोफिर्स। इनके पास जो शेल्ड हीलियोजोन्स होंगे उनका जो सेल होता है वो सिलिका का बना होता है, और इनका जो सूडोपोडिया है वो आप देखते ही समझ गए होंगे वो एक्सोपोडिया टाइप का है, बिल्कुल नेडल की तरह का है, और उसके सेंट्रल में एक एक्सियल फिलामेंट भी होता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको रेडियोलेरियंस, फोरामिनीफेरेंस के बारे में बता देता हूँ। रेडियोलेरियंस और फोरामिनीफेरेंस जो आपने अभी पढ़े हैं वो जायंट सार्कोडाइंस होते हैं, यानी इनका जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, कई सेंटीमीटर्स के ये होते हैं। इसके साथ ही जो रेडियोलेरियंस होते
होते हैं क्योंकि उनका जो शेल है, उनके पास शेल एक प्रेजेंट है, तो उनका जो शेल होता है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है और उनकी डेथ के बाद में उनका जो शेल होता है वो वाटर की बॉटम के ऊपर इकट्ठा होता रहता है। जैसे कि आपने डायटम्स के अंदर पढ़ा था, डायटम्स के जो शेल होता है वो भी बॉटम पे इकट्ठा होता रहता है और वो डायटमेसिस अर्थ बनाता है। इसी तरह से यहाँ पर रेडियोलेरियंस ऊज की फॉर्मेशन होती है, जिसमें रेडियोलेरिया का जो स्केलेटन है वो इकट्ठा होता रहता है समुद्र की सरफेस पर। यहाँ पर आप बहुत सारे रेडियोलेरियंस के स्केलेटन देख पा रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से फोरामिनीफेरन ऊज होती है, यानी फोरामिनीफेरेंस का जो स्केलेटन है सिलिका का बना हुआ वो भी इकट्ठा होता रहता है समुद्र की सतह पर, समुद्र में नीचे की तरफ, और उसका भी इसी तरह से फॉर्मेशन होती है जैसे डायटमेसिस अर्थ की होती है। इन दोनों चीज़ों का यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह बनाने में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही हार्ड होती हैं और जो इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स बने हुए हैं उनमें इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि जो इजिप्ट के पिरामिड बनाने वाले लोग थे उन्होंने समुद्र की सतह से या फ्रेश वाटर से वहाँ से रेडियोलेरियंस और फोरामिनीफेरेंस की जो डेड बॉडी थी, डेड स्केलेटन था, उसको निकाला और उसका बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया। इसी तरह से एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है फोरामिनीफेरेंस के बारे में, जहाँ पर फोरामिनीफेरेंस के फॉसिल्स मिलते हैं ज़्यादातर वहाँ पर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो फोरामिनीफेरेंस का होना किसी पार्टिकुलर जगह पर यह भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ऑयल का कोई ना कोई सोर्स जरूर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा सार्कोडाइन्स के बारे में। चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्पीड के साथ रिवाइज करते हैं कि आज के वीडियो लेसन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेसन में हमने पढ़ा कि जो सार्कोडाइन्स होते हैं वो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं। मेन इनका फीचर होता है सूडोपोडिया की प्रेजेंस होना। सूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव कर सकते हैं और अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा अमीबा प्रोटिस्ट के बारे में। अमीबा एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होता है, यानी सादे पानी में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में आपको ये मिलेगा, समुद्र में ये आपको नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर आपको ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर भरपूर मात्रा में बैक्टीरिया हो। डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया भी आएगा और बैक्टीरिया को एज ए फूड ऑब्टेन करने के लिए अमीबा भी वहाँ पर होगा। अमीबा की जो शेप होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है सूडोपोडिया की हेल्प से। इसी वजह से इसकी शेप को हम इरेगुलर बोलते हैं। और इसके पास जो सूडोपोडिया का टाइप होता है वो होता है लोबोपोडिया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। ये हमारे अंदर डिजीज करता है जिसका नाम होता है अमीबिक डायसेंट्री या अमीबियासिस। ये रहता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में। खासियत है इसकी कि इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगी और इसके पास सिर्फ एक सूडोपोडिया होगा। थर्ड कैटेगरी में हमने पढ़ा रेडियोलेरियंस के बारे में। रेडियोलेरियंस मरीन होते हैं, ज़्यादातर आपको समुद्र में मिलेंगे। ये जायंट सार्कोडाइन्स होते हैं, यानी इनका साइज बड़ा होता है। ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, कई सेंटीमीटर्स के ये हो सकते हैं। इनको आप नेकड आइज से भी देख सकते हैं। रेडियोलेरियंस की खासियत ये होती है कि इनके पास एक निडल की तरह का सूडोपोडिया होता है। इनका जो स्केलेटन है वो सिलिका का बना होता है और इनके स्केलेटन का यूज बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में भी किया जा सकता है। फोर्थ कैटेगरी के अंदर हमने पढ़ा फोरामिनीफेरेंस के बारे में। फोरामिनीफेरेंस भी मैराइन सार्कोडाइन्स होते हैं। ज़्यादातर ये बॉटम पर आपको मिलेंगे। इनके पास भी शेल होता है। इनका शेल परफोरेटेड रहता है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। फिर हमने पढ़ा हीलियोजोन्स के बारे में। हीलियोजोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सन की तरह से दिखाई देती है, इसलिए पहले इनको सन एनिमैल्क्यूल्स कहा जाता है। इनके पास जो सूडोपोडिया होते हैं वो होते हैं एक्सोपोडिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन, जिसके अंदर हमने पढ़ा सार्कोडाइन्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सार्कोडाइन्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।